15 अगस्त यानी देश की आजादी का महापर्व, लेकिन यह तारीख भी राजनीति के सबसे बड़े युद्ध का गवाह बन गई। आज प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया और थोड़ी ही देर बाद गुजरात में भुज के लालन कॉलेज से मोदी ने पीएम के भाषण पर आक्रामक अंदाज में हमला कर दिया। मोदी ने चुन चुनकर पीएम पर सवालों की बौछार कर दी। मोदी खूब बोले, खूब सवाल उन्होंने किए, लेकिन हर बात में मोदी के हर अंदाज में पीएम की कुर्सी की बेकरारी भी दिख रही थी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाषण की बाजीगरी से पीएम बनना मुमकिन है? पीएम पर आक्रमण के पीछे मोदी की क्या मंशा है? क्या आजादी का दिन आज लाल किला बनाम लालन कॉलेज की टक्कर बनकर रह गई? लाल किले की लाल दीवारें बारिश की फुहारों से गीली हो चुकी थी। झमाझम बारिश से दिल्ली सराबोर हो रही थी। आजादी के जश्न से पहले दिल्ली का मौसम सर्द हो चुका था, लेकिन लाल किले के प्राचीर से अभी गर्मा गर्म सियासत का सिलसिला शुरू होना बाकी था। एक दिन पहले ही दिल्ली से भुज तक सियासी माहौल गर्मा चुका था और आज जैसे ही बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 10वां भाषण शुरू हुआ, राजनीति की तपिश उबाल मारने लगी। मनमोहन सिंह ने एक एक कर अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाई और दिल्ली से मीलों दूर बैठे मोदी को हमला करने का मोर्चा मिलता गया। मनमोहन बनाम मोदी की जंग की पहली बानगी देखिए। जरा देखिए पाकिस्तान के रिश्ते पर कैसे लाल किला और लालन कॉलेज के बीच जुबानी तीर चले। हमारी ये भी कोशिश रही है कि पड़ोसी देशों के साथ हमारी दोस्ती बढ़े, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर होने के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी सरजमीन और अपने नियंत्रण वाली जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के लिए ना होने दे। हमारी सेना का हौसला बुलंद हो, हमारी सेना का आत्मविश्वास बुलंद हो। कम से कम प्रधानमंत्री के काम से इस भाषा की अपेक्षा ये देश करता था। देश के जवान मारे गए और तब जाकर के देश की सेना के मनोबल को एक शक्ति देने वाली बात होनी चाहिए। इसमें दो राय नहीं कि मोदी पूरी तरह तय करके आए थे कि आज वो मनमोहन के हर दावे का दम निकाल कर रहेंगे। यूपीए सरकार के वायदों की पूरी तरह बख्शियां उधेड़ने की मोदी ने जैसे ठान रखी थी। जरा मोदी के भाषण की टाइमिंग पर गौर कीजिए। मनमोहन सिंह सुबह 7:30 बजे लाल किले से भाषण देते हैं और मोदी सुबह 9 बजे, क्योंकि मोदी जानते थे कि 1 घंटे मनमोहन बोलेंगे और उनके पास होमवर्क करने का भरपूर वक्त होगा। मोदी का मुद्दा दर मुद्दा जवाब देना ये साबित कर देता है कि आज की इस जंग की उन्होंने कितनी महीन तैयारी कर रखी थी। जरा एक और बानगी देखिए कि कैसे अर्थशास्त्री मनमोहन को मोदी ने उन्हीं के एजेंडे पर घेरा। मनमोहन और मोदी के बीच तमाम मुद्दों पर वार और पलटवार हुए। हमने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहा है जिसे सारी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देखे। इन सपनों को साकार करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, लेकिन सफर लंबा है। अभी बहुत फासला और तय करना है। एक तरफ देश का मीडिया कह रहा है प्रधानमंत्री का भाषण आखिरी है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी हमने और फासला तय करना है, और फासला तय करना है। ये कौन सा फासला तय करोगे? इस रॉकेट में बैठ के फासला तय करोगे प्रधानमंत्री जी? अपने भाषण में मनमोहन ने गेम चेंजर फूड बिल की तारीफ में कसीदे गढ़े, तो मोदी ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की भी मिट्टी पलीत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने फूड सिक्योरिटी कानून बनाने की दिशा में एक ऑर्डिनेंस जारी किया है। फूड सिक्योरिटी बिल अब संसद के सामने है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पास हो जाएगा। कहीं ये फूड सिक्योरिटी बिल कानूनी दायरे में फंस जाए और गरीब के थाली में से फिर एक बार संकट पैदा हो जाए, ऐसा आप काम कर रहे हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि बयानों की इस बाजीगरी में कौन आगे रहा और कौन पीछे, कौन किस पर भारी पड़ा।
मुकाबले में कौन 20 और कौन 19 रहा। लेकिन इतना तो साफ है कि 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद के इन दो दावेदारों ने जश्न आजादी की आड़ में जमकर राजनीति की। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भले ही नरेंद्र मोदी का नाम न लिया हो, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि नरेंद्र मोदी के बढ़ते कदमों को सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर रोका जा सकता है। इसीलिए उन्होंने भाषण के अंत में कहा है कि इस देश को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने वाला नहीं बल्कि जोड़ने वाले की जरूरत है। करण मस्तान सिंह और सहयोगी प्रशांत गुप्ता के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और राजनीति में शायद इससे पहले आपने इस तरह की टक्कर नहीं देखी होगी। सोचिए जरा, आजादी का महापर्व हम मना रहे हैं और आज भी सियासत की ये तस्वीर नजर आई है। कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ सुधांशु मित्तल साहब जुड़ गए हैं। जेडीयू से हमारे साथ राजीव रंजन जी होंगे, उनसे हमारी बातचीत होगी। स्टूडियो में दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उर्मिलेश जी और प्रदीप सिंह जी। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। हमारा प्रयास था कि हम कांग्रेस से भी किसी नेता को इस चर्चा में शामिल करें, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने टीवी पर बयान तो दिए हैं, लेकिन चर्चा में वो शिरकत नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सुधांशु मित्तल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, क्या आपको लगता है कि आज का ये वक्त, आज का ये माहौल सियासत करने का था, जिस तरह से मोदी ने प्रधानमंत्री पर हमले किए? ये सियासत करने की बात क्यों कहते हैं इसमें आप? आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। आज महंगाई कहां पहुंच गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जनता इस समय त्राही त्राही मची हुई है जनता में। ऐसे समय में सिर्फ बातें चलेंगी क्या? मतलब आपका कहना है कि मोदी ने जो बातें कही बिल्कुल सही कही हैं। क्या जवाब है, क्या सोल्यूशंस हैं? जी बिल्कुल ना केवल सही कही है उन्होंने। तो आडवाणी जी को क्यों ये बातें नागवार गुजर गई? आडवाणी जी भी तो कह रहे हैं कि नहीं, आज का ये वक्त मुफीद नहीं था इन चीजों के लिए। यहाँ विषय क्या है? हाँ, यहाँ विषय आडवाणी जी बनाम मोदी है या प्राइम मिनिस्टर बनाम मोदी है? पहले ये तय कर लीजिए। सुधांशु जी, यहाँ विषय हो रहा है कि मोदी जी ने जो कहा उसकी सार्थक क्या है, वो सही कहा या गलत कहा। देखिए आज क्या हो रहा है, आज प्रोमिसेस वर्सेस परफॉर्मेंस का एक डिबेट है देश के अंदर। सिर्फ खाली बातें करना, आश्वासन देना, नई नई चीजें कहना और कुछ करके नहीं दिखाना, और उसके बाद जो है लंबी लंबी डींगे हाँकना। दूसरा, आप परफॉर्म करते हैं, आप हर फ्रंट पे कुछ करके दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए और ये हो सकता है। आज देश को जरूरत है इस विश्वास की कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। आज हर चीज में एक लाचारी का माहौल बना हुआ है जी। कुछ शासन की पराकाष्ठा है। मतलब कुल मिलाकर जो लबोलुबाव है, जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही बिल्कुल सही बातें कही हैं। उर्मिलेश जी, आपसे एक टिप्पणी इस पर लेना चाहूंगा। आज के दिन, आज का ये वक्त आपको लगता है कि सही था जिस तरह से मोदी ने ये बातें कही हैं? एक मुख्यमंत्री ने एक तरह से प्रधानमंत्री को चुनौती दी है। इसके पहले शायद ही आपने इस तरह की तस्वीर देखी हो। मैं पहली बात तो ये मानता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो मौजूदा सरकार है 2009 के बाद से लगातार, 2004 से 9 तक अगर परफॉर्मेंस सरकार का बेहतर दिखा था अपेक्षाकृत, तो ये जो कार्यकाल है वो बहुत खराब दिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो बताते हैं कि जिस आर्थिक प्रगति का दावा सरकार कर रही है वो दरअसल हमें मैसर नहीं हुई है। अमर्त्य सेन और ज्ञात रे के शब्दों में अगर मैं कहूं तो हमारा विकास सब सहारन जो समंदर है उसमें कैलिफोर्निया के झिलमिलाते द्वीपों की तरह लग रहा है, यानी एक रेगिस्तान में थोड़ा नकलिस्तान। लेकिन मैं आदरणीय सुधांशु मित्तल जी, कृपया मुझे माफ करेंगे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आज 15 अगस्त एक ऐसा मौका था जिसमें कि प्रधानमंत्री से किसी डिबेटर बच्चे की जैसे दो बच्चे आपस में उलझते हैं उस तरह कोई प्रधानमंत्री को चुनौती दे और डिबेट करे, ये मतलब नहीं है। देखिए यहां चुनौती भी नहीं है, आप भी भाषण ही दे रहे हैं। आप जब ये कह रहे थे कि भाषण देने से नहीं होता, अरे भाई भाषण ही तो आप भी दे रहे थे लालनपुर के मैदान में। तो कुल मिलाकर ये अशोभनीय लगा मुझे एक जर्नलिस्ट के रूप में, और न केवल मुझे लगा, इनकी पार्टी के जो भीष्म पितामह कहे जाते हैं, लौह पुरुष कहे जाते हैं, उनको भी लगा। दूसरी बात जरा मैं संक्षेप में कह दूं कि देखिए हम लोग इतने वर्षों से जर्नलिज्म हम भी कवर कर रहे हैं, एक देश के नागरिक भी हैं, इस नाते मैंने भी कभी नहीं देखा कि जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित कर रहा हो वो आप उनके पॉलिसी स्टेटमेंट से सहमत हो, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी से सहमत हो, लेकिन उस मौके पर, उस मौके पर आपने शाम का भी इंतजार नहीं किया, दोपहर होने का भी इंतजार नहीं किया,
आप राष्ट्र को संबोधित करने लगे क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट, क्योंकि कारपोरेट मैनेजमेंट आपके साथ था। जी जी, उर्मिला जी मैं आपके पास दोबारा लौटू। सुधांशु जी मैं आपसे जवाब लूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव रंजन भी जेडीयू से है, उनके पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन प्रदीप जी आपसे पहले इसी पर एक कमेंट चाहूंगा मैं। आज के दिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया था, एक संवैधानिक पद पर हुए हैं, उन्हें इस तरह से चुनौती देना और गांधी परिवार तक मोदी का चले जाना, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए अखिलेश जी, इस देश में 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक जो राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा और PV नरसिम्हा राव। ये पहला मौका है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन रहा है। तो भारत की राजनीति में ये इस तरह का पहला मौका है जब एक राज्य का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का दावेदार है और चुनाव में 1 साल भी नहीं बचा है, कुछ महीने बचे हैं। अब जो कुछ नरेंद्र मोदी ने कहा वो उनकी पार्टी या नरेंद्र मोदी पहले भी इस तरह की बातें उठाते रहे हैं। सरकार की आलोचना में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस है, उसकी एक सैंक्टिटी है। किसी भी अवसर की एक महत्व होता है और मैं इस बात से उर्मिलेश जी की सहमत हूं कि ये अवसर जो है वो अगर नरेंद्र मोदी इसको छोड़ जाते शाम तक या दूसरे दिन, आलोचना करने में कोई बुराई नहीं है। सरकार जिस तरह से काम कर रही है, मुख्य विपक्षी दल का नेता होने के नाते उनका ये जनतांत्रिक अधिकार है कि उसकी आलोचना करें, लेकिन इस अवसर को उनको बचाना चाहिए था। इससे उनकी गरिमा बढ़ती कम नहीं होती। लेकिन आज उन्होंने जो किया, मैं उससे ज्यादा मुझे बुरा कल उन्होंने जो किया वो लगा। जो उन्होंने कहा कि कल 2 भाषण होंगे, एक लाल किले से, एक लालन कॉलेज के मैदान से, दोनों की देश भर में तुलना होगी। ये देखिए बड़बोलापन है, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है। आत्मश्लाघा लोग पसंद नहीं करते। आम जनता चाहे जितना बड़ा नेता हो, असली तारीफ वो है जो दूसरे करें। हम अपनी तारीफ करें तो वो बात बनती नहीं है। तो मेरा मानना है कि आज से ज्यादा आपत्तिजनक उनका कल का बयान। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। जो बातें यहां प्रदीप सिंह जी ने कही, उर्मिलेश जी ने कही, उसके बाद मैं राजीव रंजन जी का भी रुख करूंगा। प्रश्न ये जो मुझे समझ आया कि जो उन्होंने कहा उससे आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात से है कि टाइमिंग्स जो हैं उसके बारे में आपत्ति उठाई जा रही है कि स्वाधीनता दिवस पर प्रधानमंत्री बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से, उसके बाद उसी दिन नहीं बोलना चाहिए था, शायद अगले दिन बोलते तो कुछ होता। देखिए ये सब डिबेटेबल चीज है, सब्सटैंटिव चीज है। आप अगर इतने साल से आप लोग सब देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण पे टिप्पणी, टीका टिप्पणी होती है, उसका विश्लेषण होता है, विपक्ष बतलाता है कि क्या उससे उम्मीद करी जा रही थी। ये भाषण में ये सुधांशु जी टीका टिप्पणी होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब तिरंगा फहराते हैं, उसी मंच से राजनीति शुरू कर देते हैं। ऐसा तो शायद आपने भी पहले नहीं देखा हो, आपका भी लंबा अनुभव है राजनीति। उसी मंच पे नहीं है यहाँ पे, देखिए ना पहले दोनों चीज देख लीजिए। उसी मंच नहीं है, वो एक मंच कहीं और है, इनका लाल किला है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रश्न मैं आज सोच रहा था कि जो कहा गया है हम शायद उस पर वाद विवाद करेंगे, क्योंकि वो सब्सटेंटिव इशू है। प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट होता है लाल किले की प्राचीर से, वो उनकी सरकार की पॉलिसी और उनके सरकार के कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां करी, उसका एक स्टेटमेंट होता है। और उस पर मुझे लगा था कि आज हम डिबेट करेंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुधांशु जी उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये घटना अपने आप में अभूतपूर्व है। दरअसल इसके पहले ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी सूबे का मुख्यमंत्री इस अंदाज में आजादी के दिन प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाले, उसी मन से जहां से वो तिरंगा फहरा रहा है, राजनीति शुरू कर दे। सुधांशु जी आता हूं, मैं आपके पास आता हूं, आपके पास बहुत कुछ कहने को होगा मुझे पता है। राजीव रंजन जी आपसे समझना चाहूंगा, क्या ये हास्यास्पद नहीं है कि नरेंद्र मोदी स्वयंभू प्रधानमंत्री की तरह पेश आ रहे हैं? देखिए ये हास्यास्पद भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और भारत के 66 वर्षों के संसदीय इतिहास में ये एक पहली घटना है जिसने आज दुनिया के सामने देश को शर्मसार करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी एक बेसब्र बच्चे की तरह जैसे चांद तोड़ करके उनके हाथों में दे दिया जाए, इस तरह के उतावलेपन के शिकार हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज का दिन जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं उनकी शैली, उनकी क्षमता, उनके बौद्धिक सोच का जो दिवालियापन है
वो देश और दुनिया के सामने उजागर हुआ है। पहला सवाल, चूंकि इस पर उर्मिलेश जी ने काफी विस्तार से कहा और प्रदीप सिंह जी ने भी कहा, और मैं समझता हूं देश की ये दो बड़ी शख्सियत हैं जिन्होंने काफी कैंडिड उन्होंने उनके एडमिशंस हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं एक बात कहना चाहूंगा, लोकतंत्र में आप इन अवसरों का इस्तेमाल जब करते हैं तो आप केवल किसी सरकार की उपलब्धियों को आप जब स्कैन करते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपके पास एक ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए कि आपको अगर अवसर मिलेगा तो आप क्या करेंगे। मुझे लगता है जिस गुजरात के मॉडल के जरिए आज देश में उन्होंने ये कोशिश की है कि हमको अगर सत्ता मिला तो हम पूरे देश को गुजरात का उपनिवेश बना देंगे, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। जिस मॉडल का नाम उन्होंने लिया है उसका सच ये है, इस देश में अर्बनाइजेशन सबसे ज्यादा गुजरात में हुआ है और जिसका खामियाजा वहां के ग्रामीण गुजरात को भुगतना पड़ा है। ग्रामीण गुजरात में पर कैपिटा इनकम अर्बनाइज्ड गुजरात का 5वां हिस्सा है। 2002 के दंगा के जो पीड़ित परिवार हैं आज भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पर उन्होंने कहा उनकी सरकार में सजायाफ्ता मंत्री, बाद में स्टे मिला हुआ एक अलग बात है, उनकी सरकार में शामिल हैं। हैदराबाद की सभा में उनके बगल में बंगारू लक्ष्मण बैठे थे और सीएजी की ताजा रिपोर्ट में पुलिस मॉडर्नाइजेशन के पैसे से लग्जरी गाड़ियां गुजरात सरकार पर खरीदने का आरोप है। अगर एम्पावरमेंट को लेकर के वो कहते हैं तो महिलाओं के आरक्षण का जो उन्होंने विधेयक विधानसभा से भिजवाया, विधानमंडल से, ठीक है, वो उन्होंने सशर्त इसलिए बना करके भिजवाया कि उसको वहां से मंजूरी नहीं मिली। राजीव जी, महिलाओं को ये हम कह पाएंगे कि आधी आबादी को आरक्षण देना। राजीव जी, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज भाषण दिया और उसके बाद जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने उस भाषण पर, मनमोहन सिंह पर, गांधी परिवार पर तमाम वार किए, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ कई हैं, लेकिन सुधांशु मित्तल साहब आपका मैं रुख पहले करना चाहूंगा। आपके और भी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी ने भी इस अंदाज में आज भाषण नहीं दिया। मोदी अगर इस तरह से भाषण दे रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या वो खुद को पीएम मानकर चल रहे हैं? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री बनाम प्रधानमंत्री इन वेटिंग का जो सारा चर्चा है जी, पहले भाजपा को तय कर लेने दीजिए कि वो हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अरे मोदी साहब भाजपा को हवा दे रहे हैं सुधांशु मित्तल जी, अगर इस तरह से भाषण देंगे तो फिर चर्चा तो होगी। देखिए नहीं, चर्चा वो अपने एक राज्य के मुख्यमंत्री अपने और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन वो बोल रहे हैं, लेकिन उसको प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग का भाषण वाला जो एक वो है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा भाजपा को निर्णय लेने दीजिए, उसके बाद ये उनको कहा जाए तब ठीक रहेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री का कार्यकाल और उनके वायदे और उनके भाषण इतने नीरस और इतने जनता को दुखाने वाले हैं, ठीक है कि आज कोई भी उसके बारे में बात करना। मैं समझ गया, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं उससे जुड़ा भी सवाल हमारे पास है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्या वाकई इस तरीके का माहौल बन गया है कि अब इस तरह के भाषण दिए जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं और एक मुख्यमंत्री इस तरह से उन्हें चुनौती दे डालता है।